हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां कि पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में ये सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, आप उस एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम के संदर्भ में इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गतियां होती हैं दो प्रकार की। पृथ्वी की गतियां होती हैं दो प्रकार की। पहली तो होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। पहली गति होती है घूर्णन गति, जिसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। रोटेशन। ठीक है, ये गति क्या होती है ये जान लेते हैं पहले। ये गति होती है कि पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पर, यानी कि अपनी ही जगह घूमती है, राउंड करती है। जैसे मैं हूं, मैं अपनी ही जगह पर घूमता हूं ऐसे, तो ये हो गया रोटेशन, इसे कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी अपनी ही जगह पर अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस ओर से किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इस घूर्णन के कारण प्रभाव क्या पड़ता है? इस घूर्णन के कारण जो प्रभाव पड़ता है वो होता है दिन और रात का बनना। दिन व रात का बनना। ठीक है, दिन और रात कौन सी गति से बनेंगे? घूर्णन गति से बनेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाती है? तो लगभग 24 घंटे में ये एक घूर्णन पूरा कर लेती है। अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो याद रखिएगा, घूर्णन गति है। दूसरे नंबर की जो गति है उसे कहा जाता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है चारों ओर घूमना। ये तो थी अपनी ही जगह पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना। मतलब सूर्य केंद्र में होगा और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। इसे बोलते हैं परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति के कई प्रभाव देखने को मिलते हैं हमें। इसके कारण तो केवल कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? दिन व रात का बनना। ठीक है, जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होता था वो भाग दिन होता था, और जो सूर्य से पीछे की तरफ होता था वो रात कहलाता था। ठीक है, ये दिन रहता था क्योंकि ये सूर्य के सामने है, और जो पीछे की तरफ था वहां पर रात होती। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती थी। परिक्रमण गति में कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखना चाहे तो होता है ऋतु परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण गति का एक ये प्रभाव हो गया। इसके अलावा उपसौर व अपसौर पूछा जाता है। उपसौर व अपसौर पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होते हैं? तो परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्वार, ज्वार भाटा, या फिर हम कह सकते हैं उच्च ज्वार व निम्न ज्वार। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार, ये परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ठीक है, इसके कारण कई तरह की जो अयनांत पर सूर्य जाता है तो कई तरह की चीजें बनती हैं। जैसे एक तो बनता है विषुव, ठीक है, एक बनता है ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, एक बनता है शीत अयनांत। ठीक है, शीत अयनांत। तो ये सभी प्रभाव किसके कारण देखने को मिलते हैं? ये परिक्रमण गति के कारण देखने को मिलते हैं। ऋतु परिवर्तन आता है, उपसौर अपसौर की स्थिति होता है, उच्च ज्वार निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है, ग्रीष्म अयनांत की स्थिति उत्पन्न होती है, शीत अयनांत की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा ग्लोब पर कर्क रेखा व मकर रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा, इसका निर्धारण भी किया जाता है। कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। तो ये थे परिक्रमण गति के प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे इन प्रभावों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? परिभ्रमण, या फिर हम कह सकते हैं घूर्णन गति, और एक हो गई परिक्रमण, या जिसे हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पृथ्वी के जो परिक्रमण है उसके प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषुव की। बात करते हैं हम विषुव की। इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। इसे कहते हैं इक्विनॉक्स।
क्या कहते हैं इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विषुव कब होता है, ये पूछा गया था और कई लोग कंफ्यूज हो गए कि विषुव होता क्या है। तो एक्चुअल में वो इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स होता कब है और ये होता क्या है, तो आपको एक बात याद में रखनी है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री अक्षांश, या फिर हम कह सकते हैं इसे भूमध्य रेखा, या फिर हम कह सकते हैं इसे विषुवत रेखा। ठीक है, और इस 0 डिग्री अक्षांश पर जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती है तो उस स्थिति को कहते हैं विषुव। और विषुव की स्थिति होती कब है, तो ये विषुव की स्थिति होती है वर्ष में 2 बार होती है। कब कब होती है याद रखना, तो विषुव की स्थिति होती है, एक तो होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर को। एक तो होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर। जो क्वेश्चन आया था उसमें 21 मार्च ऑप्शन में था, यही राइट आंसर होना था। तो विषुव वर्ष में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव के दिन क्या होता है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विषुव के दिन होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि उनका जो काल होता है, उनकी जो अवधि होती है दिन और रात की, वो समान होती है। कौन से दिन, विषुव के दिन। ठीक है, इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, बात करते हैं हम 2 नंबर पर ग्रीष्म अयनांत की। अगर हम बात करें ग्रीष्म अयनांत, या फिर हम कह सकते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, सोलिस्टिस की बात करते हैं हम। समर सोलिस्टिस होता क्या है, तो जब सूर्य 21 जून को 23 डिग्री हाफ मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, जो उत्तरी अक्षांश है, कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश पर जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तो ये तारीख कौन सी है, तारीख लिख लेते हैं 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर सीधी गिरती है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होता है। ठीक है, ये अयनांत क्षेत्र है, मतलब सूर्य 23.5 डिग्री से ना ही तो ऊपर जा पाता है और ना ही दक्षिण में 23.5 डिग्री से नीचे की ओर जा पाता है। तो ये अयनांत है, ये लिमिट होती है सूर्य की। ठीक है, केवल यहीं तक विचरण करेगा सूर्य, तो इसके क्षेत्र को कहते हैं अयनांत क्षेत्र। तो जब गर्मियों में ये सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो उस स्थिति को कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत के दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए 3 नंबर पे हम पढ़ते हैं शीत अयनांत। क्या पढ़ते हैं, शीत अयनांत, या फिर हम कह सकते हैं विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, इसे हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। हम इनसे विंटर सोलिस्टिस क्यों कहते हैं, क्यों इस समय हमारे यहाँ पर सर्दियां पड़ती है, और सर्दियां यहाँ पर कब पड़ती है, जो जून या जनवरी दिसंबर महीने के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो दिसंबर महीने की 22 तारीख को, कब, यहां पर लिख देता हूं मैं इधर, 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर, ये है मकर रेखा पर। ठीक है, कौन सा अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह भी याद रखिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, क्योंकि ये कौन से गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में है। यहां पर सूर्य लंबवत चमकता है या सीधा चमकता है, उस दौरान जो हमारे यहाँ पर है सर्दियां पड़ेगी, इसीलिए इस समय को, कौन सी तारीख, 22 दिसंबर को हम शीत अयनांत के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आगे बात समझ में। विषुव क्या होता है, वर्ष में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, बात करते हैं ग्रीष्म अयनांत की, तो वो होता है 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है।
बात करते हैं शीत अयनांत की, तो वो होता है 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, अब इस सूर्य की इस गति के कारण, सूर्य की इस गति के कारण, सूर्य तो एक जगह रहता है, पृथ्वी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, इलेप्टिकल पाथ जिसे हम कहते हैं, उस पर जब चक्कर लगाती है तो ये सभी स्थितियां पैदा होती हैं। ये सभी स्थितियां पृथ्वी पर क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है अपने अक्ष पर। ठीक है, जिसके कारण जब ये पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों तरफ, तो इसकी जो स्थिति है वो सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है। ठीक है, ये सूर्य है, कभी तो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, और कभी ऐसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है। तो पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन जो है वो किस कारण होता है? पृथ्वी के झुकाव के कारण। कितने डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने अक्ष, या फिर हम कह सकते हैं अपने राउंडिंग जो पाथ है उसका, या फिर हम कह सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है, उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? उसके साथ बनाती है 66.5 डिग्री का कोण। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है ये, ठीक है, यहां से झुकी हुई है ऐसे। ठीक है, तो ये है 23.5 डिग्री, लेकिन जब अपने पथ के साथ देखें हम, जिस पथ पर ये राउंड कर रही है, तो उसके साथ ये 66.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी कारण पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये ऋतु परिवर्तन कौन सी गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण, या फिर हम कह सकते हैं दैनिक गति या परिभ्रमण गति के कारण नहीं होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। तो ये बात हो गई विषुव, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत की। अब हम बात करते हैं अपसौर और उपसौर की। अपसौर और अपसौर को समझने से पहले मैं दो चीजें बता देता हूं आपको। एक तो होती है शरद ऋतु, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। एक तो होती है शरद ऋतु और एक होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ये कब कब होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो शरद ऋतु कब होती है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ग्रीष्म काल के बाद में शीतकाल आता है। तो ग्रीष्म काल और शीतकाल के बीच में एक ऐसा काल आता है जहां पर ना ही तो ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है। ठीक है, जैसे अपन लोग थोड़े दिनों पहले जो शरद पूर्णिमा बनाए थे, वो शरद ऋतु के रूप में, शरद ऋतु में ही मनाई गई थी। ठीक है, तो ग्रीष्म काल के बाद, ग्रीष्म काल के बाद, ठीक है, शीतकाल से पहले, ग्रीष्म काल के बाद और शीतकाल के पहले क्या आती है? शरद ऋतु। कब आती है? ठीक है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश को पार करता है, तो ये शरद ऋतु शुरू हो जाती है अपने यहाँ पर। बसंत ऋतु कब होती है? बसंत ऋतु अपने यहाँ की बात हो रही है, तो ग्रीष्म काल के बाद और शीतकाल से पहले। ये कोई से भी गोलार्ध में देख लो, लेकिन अपने यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ग्रीष्म काल और शीतकाल से पहले शरद ऋतु आती है। बसंत ऋतु कब आती है? जैसे ही सर्दियां समाप्त होगी और हम गर्मियों की तरफ बढ़ेंगे तो बसंत ऋतु आएगी। तो यहां पर लिख लेना आप लोग, शीतकाल के बाद और ग्रीष्म काल से पहले, ग्रीष्म काल से पहले। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है उस समय हमारे यहाँ पर, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, यहाँ पर ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय हमारे यहाँ पर शरद ऋतु होती है। ठीक है, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर बसंत ऋतु होती है, क्योंकि जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा धीरे धीरे वहां पर गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, तो गर्मी से पहले क्या आता है? बसंत ऋतु आता है। ठीक है, और अपने यहाँ पर जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर आने की कोशिश करेगा, भूमध्य रेखा को पार करने की कोशिश करेगा, हमारे यहाँ पर क्या आएगी? बसंत ऋतु आएगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहाँ पर क्या हो रही होती है? फिर गर्मी हो रही होती है।
और दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां पर धीरे धीरे शरद ऋतु आएगी। ठीक है, कौन सी ऋतु आएगी? शरद ऋतु, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे ठंडियां बढ़ने लग जाएंगी। तो सर्दी से पहले और ग्रीष्म काल के बाद शरद ऋतु, और शीत काल के बाद और ग्रीष्म काल से पहले बसंत ऋतु। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए उपसौर और अपसौर पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर समझ लेते हैं। एक तो होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। उपसौर में क्या होता है ये देख लेते हैं मोटा मोटा। उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक नजदीक दूरी। पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक नजदीक दूरी, यानी कि नजदीकी की दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की सबसे नजदीकी दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ये कितने किलोमीटर होती है? लगभग 14.75 लाख, या फिर हम कह सकते हैं 14 करोड़ 75 लाख, या फिर हम कह सकते हैं इसे 14.75 करोड़, 14.75 करोड़ या फिर 14.75 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य से। ठीक है, उपसौर के दौरान। और अपसौर के दौरान जो दूरी होती है वो होती है 15.26 करोड़ किलोमीटर, 15.26 या 26 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और इस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। अपसौर होता है सूर्य की पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी, सूर्य की पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी कहलाती है अपसौर, और सूर्य की पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीकी कहलाती है उपसौर। ठीक है, उपसौर की जो स्थिति होती है वो कब होती है? याद रखना, उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी। क्या होती है? 3 जनवरी, जब यहां पर सर्दियां आती है उस समय सूर्य की पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीकी होती है, याद रखना। और अपसौर कब होता है? अपसौर होता है 4 जुलाई, यानी कि जब अपने यहाँ पर गर्मियां पड़ रही होती है उस समय सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 चीजें याद रखनी है। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की नजदीकी, सबसे नजदीकी 14.75 करोड़ किलोमीटर। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। अपसौर क्या होता है? सूर्य की पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी, सबसे दूर कितने किलोमीटर है? 15.26 करोड़ किलोमीटर। कब होता है? 4 जुलाई को। इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार उत्पन्न होता है। तो दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है और लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है सूर्य ग्रहण, और एक होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, याद रखना सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को होगा, पिछली अमावस्या को था। और चंद्र ग्रहण जो है, अंतर करते जाना, ठीक है, इनमें चंद्र ग्रहण जो है वो होता है पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। इन दोनों की स्थिति में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सूर्य है। ठीक है, एक स्थिति में क्या होगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों स्थिति में किस प्रकार से होंगे कि चंद्रमा बीच में होगा और पृथ्वी सूर्य के ऑपोजिट होगी, दूसरी दिशा में होगी। और एक स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो ये है चंद्रमा। ठीक है, और ये है पृथ्वी। ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जब ये चंद्रमा पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो जब ये बीच में आता है तो सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है। याद रखिएगा, सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है। लेकिन जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के कुछ भाग तक नहीं पहुंच पाता, ये वाले भाग पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो होगा वो पूर्णिमा को होगा, सूर्य ग्रहण जो होगा वो अमावस्या को होगा। याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये कभी कभार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो उसका झुकाव जो है वो अपने अक्ष तल पर 5 डिग्री का झुकाव है। चंद्रमा का अपने अक्ष तल पर कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। इसी कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। जब ये तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, जब ये तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों सिद्ध में होते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं सीजीगी। क्या बोलते हैं? सीजीगी। इसे बोलते हैं सीजीगी। याद रखना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब सीधे एक रेखा में आ जाएंगे उस स्थिति को बोलते हैं सीजीगी। ठीक है। और सूर्य ग्रहण के समय एक स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य ग्रहण, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इस स्थिति को बोलते हैं कंजक्शन। इस स्थिति को बोलते हैं कंजक्शन या हिंदी में बोलते हैं युति। इसे बोलते हैं युति और इसे बोलते हैं वियुति। ये तो होता है कंजक्शन और ये होता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन तो इतनी चीजें याद रखना। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, इस स्थिति को बोलते हैं युति, या फिर इस स्थिति को, पूरी स्थिति को बोलते हैं सीजीगी। सीजीगी तो चंद्र ग्रहण के टाइम पर भी होगा और सूर्य ग्रहण के टाइम होगा। सीधी रेखा में कभी भी आ जाओ उस स्थिति को सीजीगी ही बोलेंगे। याद रखने का। ठीक है। और चंद्र ग्रहण में क्या याद रखना है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक है। और इसे बोलते हैं वियुति। ठीक है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है, जबकि सूर्य ग्रहण के बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। इतना याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार मैंने भी बताया है, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जिस समय सीजीगी की स्थिति होती है उस समय जो ज्वार आता है वो होता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार। और जब सप्तमी अष्टमी आती है तो उस समय होता है लघु ज्वार। लघु ज्वार। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। एक चीज और बता देता हूं कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होते वक्त क्या होता है कि सूर्य की चारों तरफ एक प्रकाश देखने को दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश देखने को मिलता है। उसे बोलते हैं डायमंड रिंग। उसे बोलते हैं डायमंड रिंग। ठीक है। या इसे हिंदी में कह सकते हैं हीरक वलय। हीरक वलय। तो अब अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा भी जाता है कि हीरक वलय किससे संबंधित है, तो सूर्य ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी आपकी पृथ्वी की जो गतियां हैं, बिल्कुल ब्रीफ में मैंने समझाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। और बाकी इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, थ्योरी तो भले ही कितनी ही पढ़ते जाओ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। नोट्स अब साथ बनाते हुए चलेंगे। की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सारे की पॉइंट्स। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।